हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं भाई सभी लोग। आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। अगेन वेलकम यू ऑन एमईटी फिजिक्स 2.0 यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अमित कुमार। आई अगेन वेलकम यू ऑन। तो भाई शुरुआत करते हैं। आज इस लेक्चर में क्या डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि हम प्रीवियस लेक्चर में जो हमारा चैप्टर चल रहा है दैट इज़ रे ऑप्टिक्स, जिसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी हम बोल सकते हैं, उस चैप्टर में हमने आपको बता दिया था। क्या बता दिया था? जनरल इंट्रोडक्शन हमने बताया था। हमने बताया था कि ऑप्टिक्स की दो ब्रांच हम कर सकते हैं, रे ऑप्टिक्स जिसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोलते हैं, दूसरी वेव ऑप्टिक्स। ठीक है। अब ऑप्टिक्स में क्या करते हैं हम? स्टडी ऑफ लाइट है। स्टडी ऑफ लाइट में हम क्या करते हैं? लाइट के कुछ फिनोमिनन हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनकी स्टडी करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इनमें हमने क्लासिफाई किया था कि रे ऑप्टिक्स हो गई, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स हो गई। अब इसमें हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं रे ऑप्टिक्स। ठीक है। और रे ऑप्टिक्स में साथ ही साथ हमने ये भी बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि जब भी कोई लाइट जो है, कोई लाइट रे है, ठीक है, वो किसी मीडियम के ऊपर फॉल करती है या किसी सरफेस के ऊपर फॉल करती है तो क्या होता है? थ्री फिनोमिनन हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। फर्स्ट वॉज दी रिफ्लेक्शन, सेकेंड वॉज दी रिफ्रैक्शन एंड थर्ड वॉज दी अब्जॉर्प्शन। ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं परावर्तन, अपवर्तन और अवशोषण। ठीक है, ये तीन फिनोमेना होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया था मोटा मोटा। और हमने ये भी बताया था कि रे ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स की एनोलॉजी ये होती है कि लाइट को एज ए पार्टिकल नेचर कंसिडर किया जाए। लाइट का जो मोशन है, जो वो स्ट्रेट पथ में हम कंसिडर करेंगे। बट यदि हम वेव ऑप्टिक्स की बात करें तो वेव ऑप्टिक्स में हमने आपको बताया था कि वेव ऑप्टिक्स में जो लाइट को एज ए वेव कंसिडर किया जाता है। लाइट हैज़ ड्यूअल नेचर, यू नो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड मेनी टाइम्स। तो टू नेचर होती हैं, वेव नेचर, पार्टिकल नेचर। ठीक है, तो हम पार्टिकल नेचर से डील करेंगे। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है दैट इज़ फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्शन से। ठीक है, रिफ्लेक्शन देखेंगे, फिर हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन, और फिर इन दोनों का कंबाइन करके हम आगे पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की हम स्टडी करेंगे। टेलीस्कोप हो गया, माइक्रोस्कोप हो गया, लेंसेज हो गए, प्रिज्म हो गया। आगे हम डिस्कस करेंगे, वे ऑप्टिक्स तक चलेंगे। तो ऑप्टिक्स में कंप्लीट हम डिस्कस करेंगे रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ऑप्टिक्स स्टडी हम चल रही थी और हमने आपको बता दिया था कुछ, हाँ, कि लाइट रे जो है कैसे काम करती है, क्या होती है लाइट रे। ठीक है, आज हम फर्दर डिस्कस करते हैं। आज हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये मान लो कि आज यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर को। ठीक है, और उसमें पहला जो हम ऑब्जर्वेशन पढ़ रहे हैं दैट इज रिफ्लेक्शन। ठीक है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इम्पोर्टेंट बात है कि रिफ्लेक्शन से आप क्या समझते हैं? रिफ्लेक्शन मीन्स परावर्तन, हिंदी में इसको अगर बोलें। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन जो फिनोमिना है, देखो लाइट, हम लाइट की स्टडी पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऑप्टिक्स मतलब स्टडी ऑफ लाइट। लाइट जो है क्या क्या प्रॉपर्टीज फॉलो करती है लाइट के पास। अच्छा, लाइट को हम जनरेट कैसे करते हैं, लाइट क्या क्या फिनोमिनन को एग्जिबिट करती है, वो हम देखेंगे। ठीक है, जब भी लाइट आपने देखा होगा किसी मटेरियल के ऊपर गिरती है तो तीन फिनोमिनन होते हैं। कई बार अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है, कई बार रिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है, कई बार रिफ्रैक्शन ज़्यादा होता है। लेकिन एक बात बताऊं, अगर आप एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लो, ठीक है, ट्रांसपेरेंट ग्लास ले लिया, एक साइड में उसको सिल्वरिंग कर दो। सिल्वरिंग मतलब एक पॉलिश आती है। ठीक है ना, उसको एक साइड से आप पॉलिश कर दो उस ट्रांसपेरेंट ग्लास को, तो होगा क्या? जो दूसरी जो साइड है वो क्या हो जाती है? एक रिफ्लेक्टर बन जाती है। और इसका एक एग्जांपल बता दूं, प्लेन मिरर। हमारे घरों में जब हम अपना फेस देखते हैं, ठीक है ना, हमारा जो ब्यूटीफुल फेस जो हम देखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि हाँ जी बिल्कुल हम देख पा रहे हैं कुछ। तो वो जो घटना होती है ना, जो हमें मिरर में हमारा जैसा ही एक इमेज दिखाई जाती है, वो जो है रिफ्लेक्शन का फिनोमेना है। ठीक है, तो जब भी लाइट रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस के ऊपर गिरती है ना, तो ये घटना होती है रिफ्लेक्शन। हालांकि कंप्लीट रिफ्लेक्शन नहीं होता, 99.99% इन केसेस ऑफ प्लेन मिरर होता है। वो सरफेस जो 100% तो कोई रिफ्लेक्टर होता नहीं। ठीक है, थोड़ा बहुत ऑब्जॉर्व भी होता है। तभी तो आपने देखा होगा कि अगर आप धूप में किसी प्लेन मिरर को रख दोगे तो वो हीट भी करने लग जाता है। क्यों? क्योंकि ऑब्जॉर्व भी करता है ना, रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन हम 100% रिफ्लेक्शन को कंसिडर लेकर चलेंगे। तो रिफ्लेक्शन फिर फिनोमेना क्या है? रिफ्लेक्शन का मतलब क्या? रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो रिफ्लेक्शन की यदि मैं डेफिनेशन के ऊपर जाऊं
तो रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन हमने कल भी हमने बताया था, कुछ थोड़ा सा हिंट दे दिया था। तो डेफिनेशन में हम जाएं, whenever a light ray, ठीक है ना, is traveling through any one medium and it falls on a reflecting surface, and after striking on that reflecting surface it bounce back in the same medium, this phenomenon is called reflection of light। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि आपने एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस ले ली, उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर आपने किसी लाइट रे को गिराया। लाइट रे से मेरा आज से है, लाइट रे से मतलब ये है कि लाइट गिरा रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हम रे का मतलब हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, लाइट रे का मतलब होता है वो पाथ को रिप्रेजेंट कर देना। अदरवाइज हम ऐसे वेव को जिगजैग थोड़ा बनाएंगे हर टाइम। तो एक रे बता देता है कि वो लाइट रे इस पाथ से जा रही है। जब भी कोई लाइट रे किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर गिरती है वो वापस उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाती है आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन दैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब ये तो हो गया डेफिनेशन। जैसे मैं बताऊं कि ये मान लो एक मिरर है, ये अपने पास एक मिरर हमने बोल दिया, ये एक मिरर हमने ले लिया, एक लाइट रे यहाँ पर गिरी, ठीक है ना। और मान लो ये मिरर है, ठीक है ना, ये क्या है, ये मिरर हम ले रहे हैं, ये हम ले रहे हैं मिरर, या कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो सकती है, ठीक है ना, कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो सकती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो सकती है, ठीक है। और मान लो कि ये जो है ये सेकंड मीडियम है, नीचे जो वो सेकंड मीडियम है और ऊपर जो है एयर है। ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकंड मीडियम है, ये मान लो H2O है, वाटर है, और ये ग्लास है, ठीक है ना, ये मिरर है, ये ग्लास है, ठीक है, और ये हमारे पास एयर है। अगर लाइट रे इस एयर मीडियम से ट्रेवल होती हुई किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर गिरती है आफ्टर स्ट्राइकिंग, अगर वहीं उसी मीडियम में वापस लौट जाए, इस घटना को, इस फिनोमिना को, इस ऑब्जर्वेशन को हम ये बोलते हैं कि दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है ना। हम बोलते हैं ना कि तुम्हारा फेस जो आज तो बहुत रिफ्लेक्ट कर रहे हो भाई साहब आप, ठीक है ना। तो जिंदगी में भी ऐसा ही होना चाहिए, जीवन में भी इंसान को ऐसा ही होना चाहिए कि हम कंप्लीट रिफ्लेक्टर बन जाएं। और कंप्लीट रिफ्लेक्टर किस केस में? अगर हमें कोई नीचा दिखाना चाह रहा है, हम सही रास्ते पर चल रहे हैं, ठीक है। सही रास्ता मतलब कौन सा? सही रास्ता जिसमें दूसरों की कल्याण भी हो और अपना कल्याण भी हो, ठीक है। अगर उसमें हम चल रहे हैं और कोई व्यक्ति हमें बाहर से अभद्रता फैला रहा है या हमें कुछ नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो हम क्या करें, उनकी जो बातें हैं उनको क्या करेंगे, इंसिडेंट करवाएंगे अपने ऊपर, और फिर जो है रिफ्लेक्ट करवा देंगे। लेकिन हमारे अंतस मन में, ठीक है ना, हमारे आंतरिक जगत में इसको अलाउ नहीं करेंगे। नो भाई साहब, नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। दिस इज द रिफ्लेक्शन, ठीक है। लेकिन ये तो हो गई डेफिनेशन, और ये हो गया इसका थोड़ा सा एक हमने वो बताई, इसका हमने एग्जिबिट करके बताया कि कैसे क्या होता है। ये लाइट रे गिरती है और यहाँ पर, ठीक है। अब ये हो गया। अब हमने बहुत सारे ऑब्जर्वेशन हमने की, हमने रिफ्लेक्शन को पढ़ा। अच्छा जी, रिफ्लेक्शन क्या से होता है, क्या होता है, क्यों होता है। फिर हमने फिजिक्स में लॉज डिफाइन किए, जो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर हमने रिफ्लेक्शन के लॉज हमने डिफाइन किए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, और इनमें हमने 2 लॉज दिए, ठीक है ना। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने 2 लॉ दिए, यानी दिस फर्स्ट वाज द फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, उन सबको देखेंगे। लेकिन इन लॉज को हम प्रूव भी कर सकते हैं। जब हाइगन ने अपना इंटरप्रिटेशन दिया, हाइगन्स, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, तरंगाग्र का सिद्धांत, उससे हम इन दोनों लॉज को हम प्रूव भी कर सकते हैं कि हाँ ये लॉज सही हैं। पहला नियम क्या कहता है, पहला जो रूल है वो क्या कहता है? पहला रूल ये कहता है, देखो पहली बात, पहला रूल ये कहता है, उस रूल को समझने से पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, यहीं सेम एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लो एक सरफेस है यहाँ पर, ये हमने एक सरफेस ले लिया, अगेन प्लेन मिरर ही बोल सकते हो आप, ठीक है ना, या रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोल सकते हो। ये हमने एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस ले ली, ठीक है ना। ये अगेन हमने बोल दिया कि इसके नीचे जो वो सेकंड मीडियम है, ठीक है ना, मीडियम 2 है। ये मैंने बोल दिया कि मीडियम 2 है, और ये मैंने बोल दिया कि ये मीडियम 1 है, ठीक है ना, ये मीडियम 2 है। और ये क्या है, रिफ्लेक्टर है, ये रिफ्लेक्टर है। रिफ्लेक्टर मतलब वो जो रिफ्लेक्ट करेगा लाइट रे को,
जब भी लाइट रे इसके ऊपर फॉल होगी, इस सरफेस के ऊपर फॉल होगी, तो जब जिस पॉइंट पर ये फॉल होती है उस पॉइंट पर, ठीक है ना, हम एक नॉर्मल बनाएं। नॉर्मल इन द सेंस व्हाट? नॉर्मल इन द सेंस इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन को खींचें। तो इस सरफेस पॉइंट के ऊपर, जहाँ पॉइंट पर वो लाइट रे गिर रही है, वहाँ पर एक नॉर्मल बनाए। हमने नॉर्मल बनाया, ठीक है ना, ये हमने बोल दिया नॉर्मल। नॉर्मल मतलब एन। और ये लाइट रे को बोलते हैं इंसिडेंट लाइट रे, इंसिडेंट रे, ठीक है ना, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, ठीक है ना। नॉर्मल से जो इंसिडेंट रे जो एंगल परफॉर्म करती है, दैट इज कॉल्ड दी एंगल ऑफ इंसिडेंस। दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। और मान लो किसी कोण के ऊपर चली गई रिफ्लेक्ट होकर उसी मीडियम में, उसको बोलेंगे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके। दिस रे इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे, दिस रे इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। अब मेरे को एक बात बताओ, पहला लॉ ये कहता है, पहला लॉ ये कहता है, फर्स्ट लॉ कहता है कि ऑलवेज इन दी रिफ्लेक्शन फिनोमिनन एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी एंगल आई जो है, यानी एंगल आई जो है और वो एंगल आर के इक्वल होगा ही होगा। दिस इज दी फर्स्ट लॉ, दिस इज दी फर्स्ट लॉ। मान लो ये इंसिडेंट हुई नॉर्मल से 30 डिग्री पर या 40 डिग्री पर, तो जो रिफ्लेक्ट होगी नॉर्मल से वो भी 30 डिग्री या 40 डिग्री एंगल को ही कंस्ट्रक्ट करके जाएगी, ठीक है ना, ओके ओके। तो उतने ही एंगल पर ये रिफ्लेक्ट होकर जाएगी। 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री। सेकेंड लो देखो, 30 डिग्री हम कैसे बना सकते हैं? ये एक प्लेन है, ठीक है ना, मैं एक आपको एक बताता हूँ। देखो मान लो ये प्लेन है, ये मेरी हथेली जो है एक प्लेन है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। यहाँ पर एक लाइट रे इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट हो गई, ये रिफ्लेक्ट हो गई, ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। अब देखो नॉर्मल से जो 30 डिग्री एंगल है ना, ये रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल से जो 30 डिग्री एंगल वो कैसे भी बन सकता है। ये अगर मैं इसको थोड़ा घुमा भी दूँ ना तो भी 30 डिग्री है, ठीक है। लेकिन सेकंड लॉ ये कहता है कि ये जो है रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल, ये एक ही प्लेन में होने चाहिए। मतलब ये वाला प्लेन, प्लेन कौन सा प्लेन की बात कर रहा हूँ? ये वाला प्लेन की बात नहीं कर रहा मैं इस वाले प्लेन की बात नहीं कर रहा, नीचे वाले प्लेन की। मैं कह रहा हूँ तीनों एक ही प्लेन में और एडजस्ट करने चाहिए। और वो प्लेन कौन सा होगा? यही तो प्लेन होगा ना, ये वाला प्लेन। तो सेकंड लॉ यही कहता है, दिस इज द फर्स्ट लॉ। और यहाँ पर अगर मैं सेकंड लॉ की बात करूँ तो सेकंड लॉ ये कहता है, सेकंड लॉ जो है यह कहता है, क्या कहता है कि अब इसको लैंग्वेज में आपको खुद लिखना है प्यारे दोस्तों, इसको लैंग्वेज में आप खुद लिख लोगे क्या? इन द रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर एंगल आई इक्वल टू एंगल आर लिख लोगे, ये अपने पास। सेकंड लॉ ये कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल शुड लाई इन सेम प्लेन, ठीक है ना। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि इंसिडेंट रे, ठीक है ना, इंसिडेंट रे, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल मस्ट लाई या शुड लाई इन सेम प्लेन। अब वो प्लेन तो तुम्हें पता ही है, ये वाला प्लेन होगा ना, इसी प्लेन में तो एडजस्ट कर। जैसे ये अगर इंसिडेंट रे यहाँ पर इस प्रकार से जा रही है, रिफ्लेक्टेड ये नॉर्मल ही है, तो ये जो बोर्ड है वो प्लेन होगा, ठीक है ना। अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ, वो जो प्लेन है वो कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है, ये वाला प्लेन। इस प्लेन में जो है तीनों लाई कर रही हैं, नॉर्मल भी है, रिफ्लेक्टेड रे भी है, इंसिडेंट रे भी, ये वाला, ओके। तो ये होते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है हर जगह वैलिड है। हम आगे पढ़ेंगे, मिरर 2 टाइप के होते हैं, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, जनरली हम यही पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो हम स्फेरिकल मिरर लो, चाहे प्लेन मिरर लो, चाहे कोई भी सरफेस लो, कोई भी आर्बिट्ररी शेप की लो, ये लॉज हमेशा वैलिड होंगे। तो प्लेन मिरर में भी वैलिड है, स्फेरिकल मिरर में भी वैलिड है, सब में वैलिड है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, कुछ एग्जांपल्स करते हैं।
चलो हम कुछ एग्जाम्पल बताते हैं और फिर हम इसको अच्छे से वो करते हैं कैसे एग्जाम्स में क्वेश्चन। हालांकि क्वेश्चंस को हम बाद में लेंगे एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर, शुरू से लेंगे, जीरो से लेकर के अपने पास एंड टॉप तक लेंगे, ठीक है ना, बॉटम टू टॉप हम सारे क्वेश्चंस को इंक्लूड करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चंस हम एग्जाम्पल्स जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहीं पर ही बता देता हूँ, चलो मैं इसको इरेज करता हूँ। तो यहाँ तक हो गया, ये हो गया डेफिनेशन, ये हो गया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये पढ़े हुए हैं पहले भी, 10th क्लास में आते हैं अपने पास, ठीक है। 10th क्लास में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन आते हैं, रिफ्लेक्शन भी आता है, रिफ्रैक्शन भी आता है और स्कैटरिंग भी आता है थोड़ा बहुत, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कि भाई ये क्या होता है, इसके एग्जांपल्स क्या हैं। जैसे मैं बोलूँ आपको, एक सरफेस ले लेता हूँ आर्बिट्रेरी, कोई भी शेप, और क्वेश्चन बना सकता है, कुछ भी क्वेश्चन बना सकता है वो, उसकी मर्जी। अब जैसे मैं बोलूँ आपसे कि एक स्फीयर ले लेते हैं, जनरली जो अपने पास जो पॉपुलर प्रॉब्लम्स हैं वो उनमें से आती है। एग्जाम्पल नंबर 1 में हम बात करें, देखो एक होलो ग्लास स्फीयर लो आप, अंदर से खोखला ग्लास स्फीयर है और अंदर की सतहों के ऊपर आप उसको पॉलिश कर दो, ठीक है ना, अंदर की सतह पर आप क्या कर दो, उसको पॉलिश कर दो, कर दोगे, बिल्कुल कर देंगे। देखो कैसे, ये मैंने एक स्फीयर ले लिया मैंने स्फीयर, अच्छा ये स्फीयर है, ये सर्कल नहीं है, ये सर्कल नहीं है, ये स्फीयर है, ठीक है। तो ये स्फीयर है कुछ इस प्रकार से, जैसे मैंने बोला कि ये एक स्फीयर है इस प्रकार से, और यहाँ पर जो है, ठीक है ना, अब यहाँ पर एक लाइट रे जो है वो इंसिडेंट हो रही है, यहाँ से मान लेते हैं कोई भी लाइट रे इंसिडेंट करवाती है। अच्छा ये जो है, ये अंदर से मैंने क्या कर रखा है, इसको पॉलिश कर रखा है, अंदर से पॉलिश कर दिया तो बाहर वाली जो सरफेस है वो रिफ्लेक्टर बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, बिल्कुल बन जाएगी। और रिफ्लेक्टर बन जाएगी तो यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी सर। तो लाइट रे मैं डाल दूँ और फिर रिफ्लेक्ट करवा दूँ, देखो कैसे होगा। मान लो कि एक लाइट रे इंसिडेंट हुई, मान लेते हैं एक लाइट रे इंसिडेंट हुई यहाँ से, मान लेते हैं एक लाइट रे इंसिडेंट हुई यहाँ से, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से, ये इंसिडेंट लाइट रे है, ठीक है ना, इंसिडेंट है, तो इंसिडेंट रे है। अब यहाँ से देखो, अब ये रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा जो लो है, फर्स्ट लो याद करो, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाने के लिए इस पॉइंट के ऊपर हम नॉर्मल बनाएंगे, नॉर्मल जो है इस सरफेस के, ठीक है ना, इस पॉइंट के, इस सरफेस के नॉर्मल जो है, हमेशा याद रखना स्फीयर में जो नॉर्मल है वो हमेशा किससे जाएगा, सेंटर से पास होता है, सेंटर से पास होता है। तो ये अगर एंगल ऑफ आई है ना, एंगल ऑफ आई है, मान लो कोई भी एंगल है 30 डिग्री 40 डिग्री जो भी है, तो एंगल ऑफ जो रिफ्लेक्शन है वो भी सेम होना चाहिए, यानी कुछ इस प्रकार से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये जो है अपने पास रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी। ऐसे प्रॉब्लम्स आती हैं, रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी, ठीक है ना। तो एंगल ये जो है वो हम बोल देते हैं कि ये अपने पास हो गया आर। तो आई इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। अब इसमें कुछ भी प्रॉब्लम दे सकता है, आपसे बोल दिया जाए कुछ भी कि ये जो लाइट रे है वो डेविएट हो गई अपने पाथ से, ठीक है ना, अपने पाथ से डेविएट हो गई, ओके। आपसे बोल दिया जाए कि ये अपने पाथ से डेविएट हो गई, कितना हो गई, मान लो अपने पाथ से हो गई 120 डिग्री। तो इंसिडेंट रे तो इस प्रकार से थी, जानी चाहिए थी ऐसे, लेकिन ये अपने पाथ से डेविएट हो गई। क्वेश्चन में ये दे दिया जाए जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो मान लो 120 डिग्री है, क्वेश्चन में दे दिया कि एंगल ऑफ डेविएशन 120 डिग्री है, तो जब 120 डिग्री है जानी चाहिए तो ऐसे, लेकिन चली गई है ऐसे, यानी 120 डिग्री से डेविएट हो गई। 120 डिग्री से डेविएट हो गई तो जो रिमेनिंग जो एंगल है, ये वाला एंगल कितना बचना चाहिए, तुम बताओ। टोटल एंगल पाई होता है 180, यानी 180, ठीक है ना, 180 में से अपने 120 कटाएंगे 60 डिग्री हो गया। और ये एंगल दोनों बराबर होना चाहिए, ये एंगल बराबर होना चाहिए, मतलब ये जो आई जो है वो 30 डिग्री होना चाहिए, इसका मतलब ये जो एंगल है वो 30 डिग्री होना चाहिए। और जब आई 30 डिग्री है तो आर भी कितना होना चाहिए, 30 डिग्री होना चाहिए, यानी आई और आर 30 डिग्री होना चाहिए। और अब आपसे ये एंगल पूछ सकता है कि आई की वैल्यू कितनी, आर की वैल्यू, सिंपल क्वेश्चन है। तो और भी हम बात करें कि मान लो इसकी रेडियस आपको दे दिया जाए, इसकी रेडियस आपको दे दिया जाए, मान लो 5 सेंटीमीटर दे दिया जाए या 5 मीटर दे दिया जाए, ठीक है।
अब आपसे पूछ लिया जाए कि इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ठीक है ना, इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस दे दिया जाए, ये वाई एक्सिस दे दिया जाए, तो एक्स और वाई कैलकुलेट करो। कर सकते हैं नहीं कर सकते, बिल्कुल। अब देखो ये 5 आ गया, जब ये एंगल 30 डिग्री है यहाँ से, देखो ये याद रखो, ये जो नॉर्मल है यहाँ से जब आई 30 डिग्री है, तो देखो ये वाला जो एंगल होगा ना, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल भी 30 डिग्री होगा। देखो दो जो हैं लाइन पैरेलल हैं और इस प्रकार से हैं। जब ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 30 डिग्री। तो ये जब 30 डिग्री होगा तो देखो यहाँ से 5 cos 30 डिग्री, यानी एक्स कोऑर्डिनेट तो हो जाएगा माइनस में आएगा। 5 cos 30 बोले तो sin 60√3/2 हो गया। ऐसे ही वाई 5 sin 30 यानी 5 sin 30 यानी 1/2 हो गया। एक्स और वाई की वैल्यू आ सकती है, ऐसे ही पूछ सकता है, ऐसे आ सकता है, नहीं आ सकता, क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे ही जैसे मैं बोलूँ कि एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करूँ, एग्जाम्पल नंबर 2 में जैसे ऐसे कोई शेप दे दी जाए, मान लो आपको इलिप्स दे दिया जाए या पैराबोला दे दिया जाए। जैसे मैं बोलूँ कि अपने पास कुछ इस प्रकार से ये एक ये स्ट्रक्चर दे दी कुछ इस प्रकार से, और यहाँ से आपको दे दिया जाए कि आपको बोल दिया जाए कि ये अपने पास क्या है, पैराबोला है, और इसकी इक्वेशन दे दी जाए y = अपने पास कोई कांस्टेंट मान ले, तो मान लो कि ax², और आपसे बोल दिया जाए कि ये जो है, ये जो सरफेस है क्या हो गई, ये अपने पास वो हो गई, हमने इसको सिल्वरिंग कर दी, इसकी सिल्वरिंग कर दी, और आपसे बोल दिया जाए कि यहाँ से लाइट रे हमने फॉल करवाई, यहाँ पर लाइट रे फॉल करवाई, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से लाइट रे फॉल करवाई, इस प्रकार से ये लाइट रे आपसे फॉल करवाई, और यहाँ पर बोल दिया जाए कि 90 डिग्री एंगल के ऊपर फॉल करवाई, 90 डिग्री एंगल पर फॉल करवाई है, और यहाँ पर आपको बोल दिया जाए कि ये वापस जो है वो 90 डिग्री पर ही चली गई। ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। 90 डिग्री पर जा सकती है नहीं जा सकती। क्या यहाँ से ये बन सकता नहीं बना 45 बन सकता है, क्योंकि हमने ये आर्बिट्री लिया है ax², तो a वेरी कर सकता है, ठीक है ना। a वेरी करने से ये सरफेस जो इस प्रकार चेंज हो सकती है, ये जो कर्व जो है अपनी शेप को चेंज कर सकता है आगे पीछे, तो इस प्रकार के एंगल बन सकता है, तो ये कंडीशन पॉसिबल है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि भैया बताओ इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, पूछ लिया जाए, ठीक है ना। तो इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो मुझे एक बात बताओ, ये 90 डिग्री है, तो इसका मतलब नॉर्मल से ये 45 डिग्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, ये भी 45 डिग्री होना चाहिए, ये भी 45 डिग्री। एक बात बताओ, यहाँ पर जब आप ये इस पॉइंट के ऊपर जब नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो क्या ये परपेंडिकुलर है ना, क्या ये परपेंडिकुलर है यहाँ से इस सरफेस के परपेंडिकुलर 90 डिग्री है, तो ये कितना होगा, ये भी 45 डिग्री होना चाहिए। ये जब 45 डिग्री होगा ना, तो यहाँ से अगर मैं टेंजेंट डालूँ, इस लाइन के ऊपर अगर मैं टेंजेंट डालूँ, तो जब ये अपने पास 45 डिग्री है ना, तो ये 90 हो गया, तो ये भी 45 डिग्री होना चाहिए, ताकि 180 डिग्री हो जाए टोटल एंगल। अब इस पॉइंट P के ऊपर, इस पॉइंट P के ऊपर आपसे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पूछ लिया जाए कि एक्स बताइए और वाई बताइए। तो मुझे एक बात बताया, किसी भी कर्व के किसी पॉइंट के P के ऊपर अगर आप टेंजेंट डालते हो, ठीक है, टेंजेंट डालते हो, ठीक है ना, तो उस टेंजेंट को dy/dx रिप्रेजेंट करते नहीं करते, करते हैं नहीं करते टेंजेंट। अगर वो यहाँ से देखो, ये जो हमने टेंजेंट डाल दी, ठीक है ना, tan थीटा, और ये dy/dx इक्वल होगी कि नहीं होगी, स्लोप, याद करो स्लोप, ढाल। ये जो लाइन है अक्ष अक्ष से जो एंगल बनाती है, ये अक्ष अक्ष से, और ये अक्ष अक्ष से जो एंगल बनाती है उसी को तो हम बोलते हैं tan थीटा, स्लोप, ढाल। कोई ठीक है ना, हमें पता है कि जब भी कोई लाइन अगर एक्स एक्सिस से किसी एंगल पर थीटा पर है, तो उसकी जो टेंजेंट होती है m = tan थीटा और दैट = dy/dx। करते हैं नहीं करते, करते हैं नहीं करते भाई। यहाँ से हम छोटा सा हम dx चलें इस तरफ और ये dy चलें, तो ये जो है ये क्या अपने पास थीटा = dy/dx नहीं आ जाएगा, dx और dy, tan थीटा = dy, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan थीटा dy/dx, और यही अपने पास स्लोप इसके इक्वल होगा। तो tan थीटा जो है यहाँ पर अगर मैं स्लोप की बात करूँ, m = tan थीटा जो होगा, और कर्व दे रखा है, कर्व की इक्वेशन दे रखी है, तो वहाँ पर जो होगा dy/dx होगी, क्योंकि tan थीटा जो dy/dx होगा। अब थीटा देखो, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर थीटा क्या 45 डिग्री है, छोटा सा हम अगर ट्राइंगल बनाए ना यहाँ पर, तो ये 45 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री,
तो tan 45 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर tan 45 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1, और dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करूँ, dy बाई डी एक्स यहाँ से कैलकुलेट करो तो 2ax आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/2a, x आ गया तो y भी आ जाएगा, ax स्क्वायर है तो ax स्क्वायर यानी 1 अपने पास 4a आ जाएगा, यानी अपने पास हो जाएगा 4a, ठीक है ना। तो ये 1/2a 1/4a आ जाएगा। ऐसे ही अपने पास एग्जांपल नंबर 3 में कोई अनदर शेप दे दी जाए, ऐसे एग्जांपल नंबर 3 में अपने पास जैसे मान लो ये अपने पास दे दिया जाए, इलिप्स दे दिया जाए, यहाँ पर इसकी इक्वेशन x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो सिंपल मैथमेटिक्स और कुछ भी नहीं इसमें, सिंपल मैथमेटिक्स है। यहाँ पर कोई दे दिया जाए और यहाँ पर आपसे बोल दिया जाए कोई लाइट रेट टकरा रही है, तो सिंपल आपसे टेंजेंट पूछ लिया जाए, ठीक है ना। तो सिंपल बस इसमें मैथमेटिक्स है और कुछ भी नहीं, एग्जांपल्स हमने की, ठीक है। ऐसे ही हम बात करें अब रिफ्लेक्शन की, ये तो जनरल ऐसे ही प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन मैं अब बात करना चाहता हूँ आगे रिफ्लेक्शन में ही हम पढ़ेंगे, पहले मिरर को पढ़ेंगे। मिरर में हम प्लेन मिरर को पढ़ेंगे, फिर हम करेंगे इसके क्वेश्चंस, फिर हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर। क्वेश्चन तो खैर साथ साथ में जो इंपॉर्टेंट होंगे थोड़ा सा हिंट देते चलेंगे, क्वेश्चन ऐसे इस प्रकार के होते हैं, लेकिन क्वेश्चन एक साथ लेंगे हम फर्दर लास्ट में, ठीक है ना। और उन क्वेश्चंस के बीच में ही हम कोई भी कॉन्सेप्ट अपनी रह जाती है तो उस कॉन्सेप्ट को भी हम उसी टाइम क्लियर कर लेंगे, ओके, ठीक है। तो यहाँ तक इसको नोट करो जल्दी से, और फिर हम बढ़ते हैं प्लेन मिरर के ऊपर, ओके। तो प्लेन मिरर क्या होता है, जल्दी से नोट करते हैं इसको। ओके, इसको इरेज कर दिया ताकि टाइम कंज्यूम ना हो, वीडियो भी शॉर्ट बने। तो चलो प्लेन मिरर की बात करें, तो प्लेन मिरर हम बात करते हैं कि मिरर 2 टाइप के होते हैं, पहली बात तो, ठीक है ना। मिरर वो चीज़ है जो आपको अपनी हस्ती को दिखा देता है, हालांकि शरीर ही दिखता है, ठीक है, मन भी दिखना चाहिए, मन में क्या चल रहा है। तो मिरर खैर ये जो है प्रकृति में तो स्थूल चीज़ें होती हैं, स्थूल है वो आपको स्थूल ही दिखाएगा। तो मिरर जो है वो 2 टाइप के होते हैं अपने पास, एक तो होगा स्फेरिकल, एक तो प्लेन मिरर। जो सिंपल है सिंपल मिरर या प्लेन मिरर, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे आज प्लेन मिरर के बारे में। प्लेन मिरर हम करेंगे डिस्कस, ठीक है। और फिर अपने पास होगा स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर हम देखेंगे। मिरर जो है सिंपल सी बात है, कोई पूछे आपसे मिरर का मतलब क्या, तो मिरर हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं भाई, बताएं क्या आप। और मिरर में भी हम प्लेन मिरर पढ़ रहे हैं, तो प्लेन मिरर हेडिंग डालेंगे अपने पास। पहली जो हेडिंग है वो होगी प्लेन मिरर। प्लेन मिरर जो है आपने घरों में भी देखा है, देखते भी हो, आज भी जब आए हो, ठीक है ना, तो घर में है मिरर। जब भी आप मिरर के सामने जाते हो, प्लेन मिरर है क्योंकि उसकी जो शेप है एकदम प्लेन होती है। एक साइड से हम सिल्वरिंग कर देते हैं, हालांकि ट्रांसपेरेंट कांच होता है वो, एक साइड से जब हम उसकी सिल्वरिंग कर देते हैं या पॉलिश कर देते हैं, कोई एक मटेरियल आता है, ठीक है ना, जब उसकी हम पॉलिश कर देते हैं तो दूसरी वाली जो सरफेस है वो रिफ्लेक्टर बन जाती है कंप्लीट, और हम बोलते हैं कि ये हो गया प्लेन मिरर, ठीक है। अब देखो क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं प्लेन मिरर को, क्या चक्कर है, रिफ्लेक्शन करता है ये, तब पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ये कंप्लीट रिफ्लेक्टर है लाइट रेज का, और रिफ्लेक्शन को हम पढ़ना चाहते हैं कि रिफ्लेक्शन से क्या क्या होता है वो हम पढ़ना चाहते हैं, इसलिए हम प्लेन मिरर को पढ़ रहे हैं। जैसे ये प्लेन मिरर है, होता है कि नहीं होता प्लेन मिरर। आप जब यहाँ पर खड़े होते हो, ठीक है ना, अपना फेस देखते हो कि ये ब्यूटीफुल फेस किसका है, तो आप ये मिलते हैं, हाँ भाई ये कोई इंसान है, मेरे जैसा ही दिख रहा है, लेकिन वास्तव में अगर पीछे जाएं तो मिलता नहीं है ये, तो हम क्या सोचते हैं, क्या भूत है, क्या है भाई, दिख क्यों नहीं रहे, कहाँ चले गए। इसी को फिजिक्स डील करेगी। हम इसी को समझाएंगे कि वो जो मिरर में, उस आईने में जो तुम्हारा अक्स दिखता है, ठीक है ना, उस आईने में जो आप अपनी इमेज देख पा रहे हो वास्तव में होती क्या है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। अब हम इमेज के बारे में बात करेंगे। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। मुझे एक बात बताओ जरा, ठीक है, इसको ये जो है ये पॉइंट्स मैं ऐसे डाल रहा हूँ, हालांकि जब आप नोट्स में लिखो तो सहूलियत से लिखना, ठीक है। तो
क्योंकि लिखने में सक्षम है नहीं। लॉन्ग टाइम के लिए मैं लिखूं, हाँ अदरवाइज़ मैं पहले लिखा करता था, अभी थोड़ा मैकेनिकल प्रॉब्लम चल रही है नेक में, ठीक है, गर्दन में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, तो उसमें हो नहीं पाता, लॉन्ग टाइम के लिए हम लिख नहीं पाते। तो जो मैं बोलता हूँ उनको लिख लिया करो साथ साथ में पॉज करके स्क्रीन को। दूसरी बात ये, जो भी तुम्हें लगता है कि नहीं ये सिस्टमेटिक वे में और अच्छा हो जाना चाहिए तो वो कर लिया करो। प्लेन मिरर को हम कैसे दिखाएंगे, जैसे ये हम दिखाएंगे प्लेन मिरर को, हम दिखाएंगे कि ये अपने पास एक मिरर है, इस मिरर की जो पॉलिशिंग, ये जो मैं डैश करके दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, इसको बोलते हैं पॉलिश्ड सरफेस। ये जो पॉलिश्ड है, ठीक है ना, ये पॉलिशिंग की हुई है, पॉलिश्ड सरफेस है, ये पॉलिश्ड सरफेस है, ये पॉलिश सरफेस है, और ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या है ये? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि जब हम सामने जाते हैं तो हमें हमारा जैसा ही कोई व्यक्ति दिखाई देने लगता है, हमारा जैसा ही कोई ब्यूटीफुल व्यक्ति दिखाई देने लगता है? ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा है? अच्छा, कभी तुमने ये सोचा कि कोई वस्तु हमें दिखाई क्यों देती है? ये फ्रेम है, ये फोटो है, ये फोटो मेरे को क्यों दिखाई दे रही है? आप बोलोगे सर आपकी आंखें हैं तो इसलिए आप देख पा रहे हो। सिंपल सी बात है सर, क्या इसमें बड़ी बात है? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ठीक है, लेकिन इसका प्रोसेस क्या है? मेरी आंखें हैं, लेकिन क्या हो रहा है? क्या मैं इस रूम में अगर एकदम से अंधेरा कर दूं, लाइट बिल्कुल भी नहीं है, तो क्या ये मेरे को फोटो दिखेगी या फोटो फ्रेम दिखेगी? बिल्कुल नहीं दिखेगी। मतलब ऐसा कुछ नहीं, ये जो दिखने का जो कार्यक्रम हो रहा है, जो दिखने की जो प्रोसेस है, कुछ ना कुछ लाइट से लिंक्ड है। जब सन चला जाता है, सनसेट हो जाता है, सूर्यास्त के पश्चात क्या आपको कुछ दिखाई देता है? आज तो आर्टिफिशियल लाइट्स हैं, आप बोलोगे सर देख पा रहे हैं। मान लो कि सनसेट के पश्चात कोई भी लाइट ना हो, बिल्कुल सब अंधेरा, क्या दिखोगे? नहीं देख पाओगे। जैसे लाइट ऑन करते हैं, लाइट ऑन से होता क्या है? वास्तव में होता ये है कि लाइट ऑन होने के पश्चात ये जो वस्तु है, इस वस्तु से लाइट रेज जो है मेरी आंखों में गिर रही हैं। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो वस्तु है ना, ये वस्तु, ये जो ऑब्जेक्ट है, फोटो है, इसके ऊपर लाइट गिर रही है इन लाइट से, आर्टिफिशियल लाइट्स हैं खैर इसमें तो इन लाइट से। अच्छा, इनके पास लाइट कहाँ से आई? ये लुमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं। टू टाइप्स के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक तो लुमिनस ऑब्जेक्ट, एक नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। लुमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनके पास इनकी खुद की लाइट होती है, जैसे सन के पास खुद की लाइट है, ठीक है ना, ये जो ट्यूबलाइट से लगी हुई हैं, ठीक है, ये जो बल्ब लगा हुआ है, इनके पास खुद की लाइट है। इस फोटो के पास खुद की लाइट नहीं है, तो ये क्या करेगी, यहाँ से जो लाइट रे इसकी सरफेस पे गिर रही हैं, रिफ्लेक्ट हो रही हैं, रिफ्लेक्ट हो करके मेरी आंखों में गिर रही हैं। तो कोई भी वस्तु इस दुनिया में आपको दिखाई दे रही है, इसका मतलब वहाँ से लाइट रेज आपकी आंखों में गिर रही हैं। आपकी आंखों में लेंस लगे हुए हैं, लेंस में कन्वर्जिंग लेंस लगा हुआ है, उस लेंस में वो लाइट रेज गिरती हैं, कन्वर्ज होती हैं, रेटिना के ऊपर गिरता है, रेटिना पर इन्वर्टेड इमेज बनती है, वो इन्वर्टेड इमेज सिग्नल जाता है ब्रेन में, ब्रेन उसको सीधा करके दिखाई देता है और आपको ये वस्तुएं दिखाई देती हैं। सिंपल, ये सारा मैकेनिज्म होता है। तो मतलब दिखने का कार्यक्रम ये है कि कोई वस्तु से लाइट रे आती है, ऐसा ही तो है। मतलब कोई वस्तु है, जैसे मैं बोलूं कि यहाँ पर ही आपको बताते हैं, जैसे मैं तुमसे एक बात कहूँ, तुमसे एक बात करनी है मेरे को। देखो जरा, मैं तुमसे एक बात कहूँ कि मान लो कि तुम हो, तुम्हारी आंखें इतनी बड़ी हैं। एक जनरल सा एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, ऐसा मत सोचना कि इतनी आंखें कैसे बड़ी हो गई सर, क्या आप बातें कर रहे हो आप। ये अपनी आइज़ है, ठीक है ना। आप इस आइज़ के सामने कोई भी वस्तु रखिए, मान लो यहाँ पर कोई वस्तु रखी है अपने पास, कोई भी वस्तु अपने पास से एप्पल ले लेते हैं, ठीक है ना, ये एप्पल हमने रख दिया और सनलाइट है चारों ओर। तो होता क्या है, यहाँ से लाइट रेज आती हैं और हमारी आंखों में गिर जाती हैं। आप बोलोगे सर दिखने लग गई ये वस्तु तो हमें दिखने लग गई। ऐसा ही होता है, लाइट रेज आई और हमारी आंखों में गिर गई। बहुत बढ़िया, अच्छा है, अच्छा लगा। अब यहाँ से लाइट रे तो चारों ओर फैल रही हैं। एक लाइट रे अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करूँ तो यहाँ पर गिरी, परपेंडिकुलर गिरी, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0, ये वापस से यहाँ से टकरा करके आ जाएगी। एक लाइट रे, अच्छा ये 90 डिग्री पर गिरी तो ये किसी पर्टिकुलर एंगल के ऊपर गिरेगी ना भाई, एंगल पर गिरेगी कि नहीं गिरेगी?
अलग अलग एंगल पर गिरेगी। ये एंगल मान लेते हैं अपने पास, ये अपने पास ले लेते हैं भैया θ1 हो गया, ये θ1 एंगल हो गया। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो गया θ1, ये गिर करके क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है ना, मैंने थोड़ा ज़्यादा बना दिया दूर, तो आपको समझ में आए, आपकी आंखों में गिरनी चाहिए ना मुन्ना, आपकी आंखों में गिरनी चाहिए। तो मैंने बोला कि एक लाइट रे ये है, ठीक है ना, और ये जो लाइट रे जो है यहाँ से जो है वो θ1 एंगल बना रही है, θ1 एंगल बना रही है, θ1 एंगल बना करके रिफ्लेक्ट हुई यहाँ से और आपकी आंखों में गिर गई, आपकी आंखों में गिर गई। तो ये एंगल कितना बना, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ये θ1 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ये भी θ1 होना चाहिए। अगर आपकी आंखों में कोई लाइट रे गिर रही है तो लाइट तो हमेशा सीधी रेखा में चलती है ना। लाइट रे जो है, हम रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, रे ऑप्टिक्स में हम ये मान रहे हैं कि बड़ी बड़ी ऑब्जेक्ट्स हैं, मैक्रो ऑब्जेक्ट्स हैं, मैक्रो बॉडीज हैं, उनके लिए हम लाइट को एक सीधी रेखा में ट्रेवल करेंगे, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगे। तो हमें लगेगा भैया ये लाइट रे तो पीछे से आ रही है, पीछे बढ़ाओ जरा, कहाँ से आ रही है मुझे नहीं पता, कहाँ से आ रही है मुझे नहीं पता। ये लाइट रे भी पीछे से आएगी, तो उसने बोला कि हमें नहीं पता कि कहाँ से आ रही है, तो यहाँ से कट गया। अगर सपोज करो कोई भी वस्तु आपको दिखती है, इंपॉर्टेंट ध्यान देना, कोई भी वस्तु आपको दिखती है, मतलब उस वस्तु से, उस ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आपकी आंखों में गिर रही हैं, मतलब आपकी आंखों को बस लाइट रे चाहिए, सिंपल सी बात है। अब कहाँ से आ रही हैं, उस वस्तु से आ रही है नहीं आ रही, ऐसा जरूर नहीं है। जैसे यहाँ पर तो डायरेक्ट एप्पल से आ रही थी लाइट रे, लेकिन ये जो लाइट रेज हैं, ये लाइट रेज ये एप्पल से नहीं आ रही। हमें वस्तु दिखती है जब लाइट रेज उस वस्तु से आती है, लेकिन यहाँ पर कोई वस्तु है नहीं, ये लाइट रेज फिर भी आ रही हैं। तो आइज को क्या लगेगा, हमें हमारा दिमाग जो है वो बड़ा, मतलब इसको चालाक बनाया जा सकता है, इसको इसके साथ खेला जा सकता है। तो ब्रेन को ये लगता है कि लाइट रेज पीछे से आ रही है, ये लाइट रेज पीछे से आ रही है, मतलब कुछ ना कुछ है, और सेम जो एप्पल है वो हमें दिखाई देने लग जाता है। हमें नहीं, मतलब सपोज करो कि ये मिरर नहीं होता और ये सेव जो वो यहां होता, तो भी लाइट रेज वैसे ही तो आती। अब सेव नहीं है, फिर भी ये लाइट रेज वैसे ही आ रही है। इसका मतलब हमारा जो ब्रेन है वो परसेप्शन करता है कि हाँ कुछ ना कुछ वहां पर सेम ऑब्जेक्ट है, यही वाली ऑब्जेक्ट है, और हम कह देते हैं कि देखो देखो मेरा जो फेस जो है वो अपने पास दिखने लग गया, ठीक है ना, ऐसे सेम टू सेम बनेगी। ठीक है, ये लाइट रेज इस प्रकार से काम करती है। अच्छा, एक और लाइट रे ले लेता हूँ, एक और लाइट रे ले लेता हूँ कि मान लो, अच्छा ये एंगल थीटा ना, एक और लाइट रे ले लेता हूँ कि मैंने बोल दिया कि ये एक लाइट रे ये ले ली मैंने, इसका जो एंगल है वो अलग अलग एंगल पे गिरती है ना, यहाँ पर 90 है, यहाँ पर तो 0 डिग्री है, फिर बड़ा एंगल, फिर और बढ़ेगा और बढ़ेगा, ऊपर की तरफ और बढ़ेगा, तो एंगल अलग अलग हैं। तो प्यारे दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात मैं ये तुमसे ये कहना चाहता हूँ, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ, मैं तुमसे ये कहता हूँ, ये एंगल θ2 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। अच्छा θ2 होगा, बहुत बढ़िया सर, वाह जी वाह। अच्छा, जब θ2 होगा तो ये एंगल भी कितना होना चाहिए, θ2 होना चाहिए, और ये हमारी आंखों में गिर जाना चाहिए। अच्छा, ये एंगल θ2। अच्छा, एक बात और बताओ मुझे, ये लाइट रेज पीछे वहीं उसी पॉइंट पर मिलेंगी क्या, या कुछ अलग मिलेंगी? इंपॉर्टेंट बात है। तुम कहोगे सर सेम पर ही मिलेंगी, कैसे, जब θ1 और θ2 अलग अलग हैं तो ये सेम क्यों मिलेंगी, यहीं पर ही क्यों मिली? आप ध्यान देना, हम आएंगे इस कारण के ऊपर। कोई भी लाइट रे नीचे तक अगर मेरा कोई भी लाइट रे हो वो यहीं पर ही गिरेगी, अगर यहाँ से लाइट रे चल रही है। अगर लाइट रे एप्पल से यहाँ से सभी जगह फैल रही है, वो हमेशा इसी पॉइंट पर मिलेंगी। क्यों होता है ऐसा? बहुत इंपॉर्टेंट रीजन, देखो मैथमेटिक्स है, सिंपल मैथमेटिक्स, दैट इज वाई दिस कॉल्ड ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, यू नो। जब ये θ1 है तो z के एंगल में ये भी कितना हो गया, θ1, ठीक है ना, ये पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, तो ये जब θ1 है ना तो ये भी θ1 है। अब याद करो प्यारे दोस्तों, ये जो ट्रायंगल है, देखो ये वाला ABC, ट्रायंगल ABC, इसको मैंने बोल दिया O। क्या ट्रायंगल ABO और ACO, क्या ये जो ट्रायंगल है, क्या ये कॉन्करेंट ट्रायंगल है? कैसे सर? अरे दो एंगल, यानी एक तो 90 हो गया, ये θ1, इसका भी 90 θ1, टू एंगल सेम है, साइड सेम है। इफ टू एंगल्स एंड वन साइड आर सेम ऑफ टू ट्रायंगल, देन दोज ट्रायंगल्स आर कॉल्ड कॉन्करेंट ट्रायंगल्स।
कॉन्करेंट ट्रायंगल्स में सर्वांग सम, मतलब सभी भुजाएं समान होनी चाहिए, मतलब ये और ये समान होनी चाहिए, ये और ये भी समान होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिरर के लेफ्ट साइड में, मिरर के राइट साइड में सर्वांग सम त्रिभुज बनते हैं। अच्छा जी, बहुत ही बढ़िया। तो जब ये सर्वांग सम बन रहा है ना यहां से, तो ये वाला जो है ये भी सर्वांग सम ही बनना चाहिए, ये वाला भी क्या होना चाहिए, सर्वांग सम ही बनना चाहिए, क्योंकि ओरिजिनेट तो यहीं से हो रही है। जब ये भी सर्वांग सम बनना चाहिए, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, और ये सेम होगा, तो ये डिस्टेंस हमेशा सेम होनी चाहिए। तो मैं ये बोल सकता हूं कि मिरर से, इंपॉर्टेंट बात है ध्यान देना, मिरर से जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है ना, मिरर से जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है ना, मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो है ना, वो मिरर से इमेज की डिस्टेंस के इक्वल होती है। यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। सेम साइज के बनते हैं ये, सेम साइज के बनेंगे, एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर बनेंगे, इमेज और ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस पर बनेंगे। ठीक है, ये बात समझे क्या? ठीक है ना? ओके। अब ये तो हमने थोड़ी लाइट रेज दिखाई, 2 और 4, लेकिन याद करो सनलाइट है, चारों हजारों पता नहीं इनफाइनाइट लाइट रेज गिर रही हैं। हमने तो बस एक थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए बताया कि 1-2 लाइट रेज हमने ले ली, 2-3 लाइट रेज ले लिया, अदरवाइज तो इनफाइनाइट लाइट रेज हैं। और यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है। अच्छा जी, ओहो, ये बात है, बिल्कुल जी सर, ये डिस्टेंस सेम होगी, ये डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी, और हम बोल देते हैं ये इमेज बन गई। मतलब ये वास्तव में हमें दिखने लग जाता है। जैसे हम प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं सुबह सुबह, हाँ जी कैसे लग रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहे हैं, नहीं लग रहे, ओहो ठीक है, बहुत शानदार। तुमने कभी देखा है कि वो ऐसा इंसान कौन है? हम मजाक जरूर कर लेते हैं, मिरर के आगे हाथ करेंगे, ठीक है, अपना फेस दिखाएंगे, ठीक है, कैसे कैसे मतलब हमें रिएक्ट करना है वैसे देखेंगे। तो कहना क्या चाहता हूँ मैं, ये कहना चाहता हूँ कि वो जो इमेज है वो एक ऑप्टिकल अपीयरेंस है ऑफ दैट ऑन ए ऑब्जेक्ट। इमेज इज नथिंग बट इट इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस ऑफ द फिनोमिनन ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन में भी इमेज बनती है, रिफ्रैक्शन में भी इमेज बनती है, तो रिफ्लेक्शन में भी इमेज बन सकती है, रिफ्रैक्शन में भी इमेज बन सकती है। आगे हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन में भी हम इमेज बनाएंगे। याद क्या करते हो, लेंस में जो है, लेंस में भी हम बनाएंगे, लेंस में भी इमेज बनाएंगे, और अपने पास ये इसमें बन रही है, मिरर्स में तो इमेज बन रही है। तो इमेज इज नथिंग बट इट इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ द फिनोमिनन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है ना, ये हो गई। तो ये अपने पास इमेज बनती है, और हम कहते हैं कि वो अपने पास वो वस्तु हमें दिख रही है क्योंकि हमारी आंखों में गिर रही है। जब हम खड़े होते हैं तो वो जो इमेज है वहाँ से जो लाइट रेज है वो हमारी आंखों में गिरेगी, तो हमें दिख जाएगा कि हाँ भाई एक सेव तो ये रखा हुआ है, एक सेव अंदर की तरफ दिखेगा, सेम डिस्टेंस के ऊपर लगता है, अपीयर होता है, वास्तव में है नहीं। अच्छा, एक और बात देखो, क्या इस एप्पल को देखने में, क्या इस एप्पल को देखने में क्या इतना ही मिरर काम आया? क्या इतना ही मिरर काम आया? एक तरह से मैं बोल सकता हूं इतना ही काम आया, इतना सफिशिएंट है। ये जो मिरर की जो लेंथ है ना, ये सफिशिएंट है इस एप्पल को देखने पाने में। तो आगे ऐसा हो सकता है, देखो एक ऐसे क्वेश्चंस ऐसे बोल देते हैं कि मान लो एक मिरर है, ठीक है ना, एक मिरर है इस प्रकार से, तो आप ये बताइए कि इस मिरर के सामने कोई वस्तु नहीं रखी है, यहाँ रख दिया मैंने, यहाँ मैंने रख दिया, तो क्या इसकी इमेज बनेगी? तो क्या इसकी इमेज बनेगी? तुम एक बात बताओ, अभी अभी हमने देखा कि केवल ये जो पार्ट है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर दी मेकिंग द इमेज। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इमेज बनेगी नहीं बनेगी। यहाँ से मुझे बात बताओ, जैसे आप जो है, जैसे ये क्या कंडीशन है, ये क्या कंडीशन है? जैसे ये मिरर है, ठीक है ना, ये मिरर है, इस मिरर के हम सामने रहते हैं, क्या मैं इस साइड चला जाऊँ थोड़ा सा, ठीक है ना, थोड़ा सा इस साइड चला जाऊँ तो क्या इमेज बननी बंद हो जाती है क्या? जी नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि आपको दिखाई नहीं देगी, ये हो सकता है कि वो आपको दिखाई ना दे, लेकिन बने तो सेम डिस्टेंस पर बनेगी। कैसे?
देखो अगर मैं मानूं कि यहाँ पर मिरर है तो देखो ये जो डिस्टेंस d है ना, उतनी ही डिस्टेंस d पर ये अपने पास एप्पल हमें नज़र आएगा। ये हमारे पास ये बनेगा। क्यों? देखो एक लाइट रेज, ऐसा भी तो हो सकता है ये लाइट रेज गई, ठीक है ना, ये नॉर्मल हो गया, ठीक है ना, और यहाँ से ये लाइट रेज ऐसे गई, ठीक है ना, एक लाइट रेज यहाँ से गई, ये इस प्रकार से नॉर्मल हो गया, ठीक है ना, ये लाइट रेज जो है अपीयर हुई यहाँ से और इस प्रकार से, और आप मान लो यहाँ से देख रहे हो तो आपको दिखेगी कि नहीं दिखेगी? दिखेगी कि नहीं दिखेगी? बिल्कुल दिखेगी। तो इमेज तो बनेगी, लेकिन अगर आप यहां पर खड़े हो तो आपको नहीं दिखेगी, बस ये है। समझ रहे हो ना? बिल्कुल। एक फील्ड ऑफ व्यू की कॉन्सेप्ट भी आती है, फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू की कॉन्सेप्ट भी आती है कि किस किस फील्ड में हम उसको देख सकते हैं। जैसे ये है, इमेज दिख रही है, ये इमेज बनेगी, तो आप कौन कौन से एरिया में रह करके इस इमेज को देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फील्ड ऑफ व्यू, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड फील्ड ऑफ व्यू। तो खैर उसको ऊपर भी हम आएंगे, चलो बता ही देते हैं अभी। फील्ड ऑफ व्यू में क्या होता है, देखो आप क्या करना है, एक बात बताओ मुझे, एक ये मिरर है मान लो, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, यहां से ये ऑब्जेक्ट है, एक तो लाइट रे येलो एंड वाली, तो जितना एंगल बना है उतना ही यहां से, ये मान लो कि ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना हो गया? थीटा, ओके। और ये एंगल एक ये लो, ये मान लो अपने पास थीटा डैश है, तो ये एंगल कितना हो गया? थीटा डैश। ये जो लाइट रे है ना, ये लाइट रे जो एंड पर मिलाई और ये यहां पर गिरी, अगर इनके अलावा कोई भी लाइट रेज लूं, वो इसके बियॉन्ड तो जाएगी नहीं। जो भी लाइट रेज यहां से जो पास होगी ना, जो भी लाइट रेज जो अंदर वाली, जो भी लाइट रेज जो अंदर वाली है, वो हमेशा प्यारे दोस्तों इसी रीजन में लाई करेंगी, इसी रीजन में लाई करेंगी, इसी रीजन में लाई करेंगी, इसी रीजन में लाई करेंगी। तो ये जो रीजन है ना, इस रीजन में अगर आप रहोगे ना, तो आप इस वस्तु को देख सकते हो। दिस इज कॉल्ड फील्ड ऑफ व्यू। मतलब आपको अगर ये वस्तु देखनी है, ऑब्जेक्ट हो, ठीक है ना, तो इस मिरर के ऐसे जो फील्ड ऑफ व्यू, मतलब आप ऐसे जाओ कि यहाँ पर रखा हो तो नीचे कितना जा सकते हो, हाँ भाई मुझे दिख रही है वो वस्तु, ऊपर चले जाओ कि हाँ भाई दिख रही है मुझे वस्तु, लेकिन इस रीजन के बाहर यदि आप चले जाओगे तो वस्तु दिखना बंद हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड फील्ड ऑफ व्यू, ठीक है ना, यहाँ पर, ओके। अब बने तो की इमेज तो बनेगी ना, अरे भैया यहाँ पर जो यहाँ पर रखा हुआ ये इमेज तो बनेगी ना, इमेज बनेगी, लेकिन आपको अगर देखना हो तो इस रीजन में आप देख सकते हैं, ठीक है ना। इमेज तो यहाँ पर बन रही है, इमेज तो बनेगी, ठीक है। तो ये हो गया इमेज फॉर्मेशन। तो इमेज बनाने का सीधा सा तरीका है, आप जो है यहाँ से देखो, तरीका ये है कि यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालो, इस लाइन के ऊपर ही बनेगी इमेज। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो और परपेंडिकुलर डालो इस प्लेन में रखे, और उतनी डिस्टेंस पर पीछे करो, तो ये बन जाएगी इमेज। ये याद करने का तरीका एक तरह से कि इमेज जब भी बनानी हो, इतनी डिस्टेंस के ऊपर परपेंडिकुलर डालो उस प्लेन मिरर के, और जस्ट पीछे उतनी डिस्टेंस पर आप एक इमेज को बना दो। जैसे एक एग्जांपल कर लेते हैं, इसको नोट करो जल्दी से। चलो एक इमेज बनाते हैं, बना दें एक इमेज, तुम कहो तो बना देते हैं, चलो बना दो। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि एक मिरर है, ठीक है, और ये एंगल मान लेते हैं 45 डिग्री पर है, और यहाँ से मान लेते हैं कि ये अपने पास 2 सेंटीमीटर के ऊपर कोई वस्तु रखी हुई है, यहाँ पर ये वस्तु रखी हुई है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट हो, या सेव ले लेते हैं यार, अपना प्यारा सेव, ये रखा हुआ है। अब क्या करना है, इसकी इमेज बनानी है। अच्छा इमेज बनानी है, पेन लेके आओ, इमेज बनानी है। अच्छा इमेज बनानी है, इमेज बनाने के लिए हम क्या करते हैं,
एक जिस ऑब्जेक्ट की बनानी है उससे एक लाइन को इसके परपेंडिकुलर, इस मिरर के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। अच्छा जी सर कर दिया, अब और बोलो आगे। जितनी डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस ये होनी चाहिए। अच्छा जी सर बहुत बढ़िया आपने बोल दिया, तो हमने कर दिया ये डी डी डी। ओके जी, जितना एप्पल, जिस प्रकार का एप्पल यहाँ बना ना, वैसे ही वहाँ का एप्पल इस प्रकार से एप्पल बनेगा। देखना जरा, ये देखो एक और मैंने बात बताई नहीं। मिरर की खासियत ये होती है कि जैसे एक लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है, जैसे ये कोई ए बना है तो ये वाला जो साइड जो है उतनी डिस्टेंस पर ये वाला साइड होना चाहिए, और ये ए इस प्रकार से सेम साइज का बनता है। जैसे मैं बोलूँ बी, ठीक है, तो ये वाली जो है, ये वाली जो साइड है इसकी जस्ट इसके पास में होनी चाहिए, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से, तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। तो मैं बोलूँ देखना जरा, हालांकि इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं यार, अभी कंफ्यूज नहीं होते। या मैं बोलूँ देखो ये जो पॉइंट है ये जस्ट इसके पास में है, तो ये इसका पास वाला बन जाएगा। ये दूर है तो ये थोड़ा दूर बनेगा। तो ऐसे दिखे तो ऐसे ही का कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है इस बात को। एक बार के लिए पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लो, बड़ी ऑब्जेक्ट नहीं मानते, आगे हम कर लेंगे इसको। तो 45 डिग्री हो गया। अच्छा जी बहुत बढ़िया, ये डिस्टेंस डी। अब देखो हमने बताया था कि प्लेन के, इस प्लेन मिरर के इस तरफ वाला जो ट्रायंगल होता है और इस तरफ वाला ट्रायंगल, वो दोनों सेम कॉन्करेंट होते हैं। तो ट्रायंगल बनाओ, ट्रायंगल बनाओ। ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रायंगल बनाने के लिए दूसरी लाइट रे यहाँ से गिरा देते हैं। मान लो ये यहाँ से बना दो, कैसे बना दो, लेकिन हमें अगर कोऑर्डिनेट चाहिए, ठीक है ना, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए, तो हम यहाँ से बनाएंगे और हम कह देंगे देखो जी ऐसे हो गया अपने पास एक ट्रायंगल। हमने बोला कि ऐसे हो गया, इस प्रकार से बना देंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से हम बोल देंगे ये ट्रायंगल कुछ इस प्रकार से हो गया। और ये जो है अगर 2 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी होनी चाहिए, 2 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। ये कितनी होनी चाहिए, 2 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। और अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी कितना होना चाहिए, 45 डिग्री होना चाहिए। क्योंकि हमने देखा था अभी उसमें एक तो परपेंडिकुलर वाली डाली, एक ऐसे डाल करके हमने एक ट्रायंगल बनाया था, ठीक है। और दोनों जो ट्रायंगल थे वो क्या थे, कॉन्करेंट ट्रायंगल थे। इस प्रकार से बनाया था कि नहीं बनाया था, तो सेम वैसे ही है भाई, सेम वैसे ही है, ठीक है। तो अब हम अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम निकालना चाहें, अगर इस पॉइंट, जैसे मान लेते हैं ये पॉइंट P है या I है, इस I के अगर कोऑर्डिनेट निकालना चाहूँ तो मुझे एक बात बताओ, ये 2 सेंटीमीटर है कि नहीं है, और ये कितना हो गया, ओहो हो, ये तो 90 डिग्री हो गया, ये तो 90 डिग्री हो गया सर, ये तो 90 डिग्री हो गया। अच्छा जी 90 डिग्री हो गया, तो यहाँ से ठीक है ना, ये यहाँ से कितना हो गया, ये 45 डिग्री, तो 45 तो 90 डिग्री हो गया। तो अब देखो अक्स कोस 90 डिग्री यानी 2 कोस 90, ये तो हो जाएगा 0, ठीक है ना। ठीक है ना, अगर मैं यहाँ से एंगल 30 डिग्री ले लूँ, ठीक है ना, अगर मैं बोलूँ ये 30 डिग्री है तो ये 30 डिग्री यानी कोस 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना, ये सही रहेगा। क्योंकि यहाँ से 90 डिग्री, फिर यहाँ से फिर 90 डिग्री हो नहीं पाएगा ना पॉसिबल। तो ये अगर ये 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री है, तो यहाँ से अगर मैं अक्स कोऑर्डिनेट निकालूँ तो अपने पास हो जाएगा 2 सेंटीमीटर कोस 60 डिग्री यानी कोस 60 यानी साइन 30 यानी 1/2 हो जाएगा। फिर वाई जो हो जाएगा अपने पास 2 सेंटीमीटर साइन 60 यानी √3/2, और अक्स और वाई इस प्रकार से अपने पास आ जाएंगे, ठीक है नहीं। ये 2 से 2 √3 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, तो ये तो हो गया 1 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा √3 सेंटीमीटर, ठीक है। बहुत बढ़िया, ये हो गया अपने पास, ठीक है ना। तो इस प्रकार से, और अगर अपने पास अगर 40 आएगा 45 डिग्री तो अपने पास इस प्रकार से आएगा, तो 45 डिग्री यहीं पर आ जाएगा, यहाँ पर आना चाहिए वो पॉइंट, इसलिए मैंने इसको 30-30 ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 1 सेंटीमीटर √3 सेंटीमीटर। ऐसे ही हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे एग्जांपल नंबर 2 बोलूँ मैं। एग्जांपल नंबर 2 कैसे भी दे सकता है आपको, कैसे भी दे सकता है। जैसे मैं बोलूँ, चलो 45 डिग्री वाला ले लेते हैं अब की बार। यहाँ से मैंने बोल दिया 45 डिग्री है, चलो ठीक है। तो ये जो है मैंने बोल दिया कि भाई 45 डिग्री है, तो यहाँ से मैंने बोल दिया 45 डिग्री है, और ये पॉइंट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट O है, ठीक है ना। मैंने बोल दिया कि भैया ये -20 के ऊपर। अब बताओ
तो तुम कहोगे सर इसकी क्या बड़ी बात है इसमें, इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर कर दिया, बिल्कुल कर दिया, तो बिल्कुल परपेंडिकुलर क्या, तो इस प्रकार से हमने इसके जस्ट इक्वल डायरेक्शन में अपने पास ये होगी, ये 45 डिग्री है, तो ये भी कितना होना चाहिए 45 डिग्री। याद करो वो दिन जब हमने अभी अभी किया है, तो ये वाले मतलब मिरर के लेफ्ट साइड में और इमेज वाली साइड में जो दो ट्राइंगल हैं वो दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो ये डिस्टेंस इक्वल होगी, ये वाली इक्वल होगी, और ये 45 डिग्री तो ये भी 45 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस जो है ये डिस्टेंस इक्वल होगी इस प्रकार से। तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आराम से, ठीक है ना। तो ये अपने पास, ठीक है ना। तो देखो अगर आपसे ये बोल दिया जाए कि भैया ये 2 सेंटीमीटर है, ये दे दिया 2 है, तो ये भी कितना हो जाएगा अपने पास 2 होगा। तो अब की बार जो अपने पास है 0 और अपने पास माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है ना, अक्सर वाई आ जाएगा। ऐसे ही अपने पास और भी क्वेश्चन आ सकते हैं प्लेन मिरर के रिगार्डिंग, ठीक है, कैसे भी दे सकता है, ओके। तो ये अपने पास हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब ऐसे ही अपने पास और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। जेईई मेंस में एडवांस में बहुत बढ़िया क्वेश्चन हैं, हम वो डिस्कस करेंगे। फील्ड ऑफ व्यू से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं कि कितनी डिस्टेंस के लिए वो ऑब्जेक्ट है वो उसको दिखाई देगी, ठीक है ना, वो निकालेंगे डिस्टेंस फील्ड ऑफ व्यू से। वो ज्योमेट्री है और कुछ भी नहीं, इसमें ज्योमेट्री है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ये होता है अपने पास प्लेन मिरर। जैसे प्लेन मिरर की एक और कॉन्सेप्ट आती है कि इसमें हम जो हमारी ऑब्जेक्ट हमारी इमेज देखें और हमें पूछ लिया जाए कि प्लेन मिरर कितना रिक्वायरमेंट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलो उसको डिस्कस करते हैं, हमारे सिलेबस की बात करते हैं पहले, ठीक है ना। आरबीएससी सीबीएसई में जो अपने पास जो सिलेबस दिया रहता है, ठीक है ना, आउट ऑफ ट्रैक नहीं होते हम जो है बस थोड़ा सा इतना डेप्थ में जाते नहीं, क्वेश्चंस को हम चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस में हम सारे डील करेंगे प्रॉब्लम्स को, लेकिन हमारा जो टच रहेगा, हम एक काम करेंगे, नई प्लेलिस्ट और निकालेंगे जिनमें हम केवल और केवल वो अप्रोच लेके चलेंगे जो केवल जेईई मेंस से और नीट लेवल से और एडवांस रिलेटेड कंसंट्रेटेड है। दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट विल बी गुड। तो वो हम डिस्कस करेंगे कभी, नेक्स्ट प्लेलिस्ट करेंगे। अभी तो ये 11th और 12th के रिगार्डिंग है, ये जो हम पढ़ा रहे हैं केवल 11th और 12th का ही सिलेबस पढ़ा रहे हैं। सीबीएसई में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत बढ़िया आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते। तो उनको भी हम डील करेंगे। बाकी हम जो एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर हम डिस्कस करते हैं मेंस रिलेटेड, एडवांस रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, वो हम जारी रखेंगे, ठीक है। तो ये जो अब बताने जा रहा हूँ वो आता है अपने पास बहुत इंपॉर्टेंट, वो आता है कि आप मिरर की कितनी लेंथ लें ताकि हम एक व्यक्ति अपनी फुल इमेज देख पाए, कितनी हाइट का मिरर लूँ ताकि मैं मेरी कंप्लीट बॉडी की जो इमेज है वो देख पाऊँ, ठीक है। तो देखो, तो आपसे पूछ लिया जाता है कि मिरर की लेंथ कितनी होनी चाहिए, ठीक है ना, मिरर लेंथ कितनी होनी चाहिए, मिरर लेंथ, ठीक है ना। जैसे एक केस लेते हैं, केस नंबर 1, इसमें भी 2 केस आते हैं। जैसे कोई व्यक्ति, चमत्कारी व्यक्ति है, इस व्यक्ति की अपने पास, ठीक है ना, इस व्यक्ति की जो हाइट है अपने पास h ले लेते हैं, ठीक है ना, इस व्यक्ति की जो हाइट है वो हमने बोल दिया h हाइट है, ठीक है। इसकी आईज जो है यहाँ पर है हेड के ऊपर, यही इसीलिए बोल रहे चमत्कारी है। एक केस आता है जिसमें हम ये ले लेते हैं कि जितनी उसका जो जिस टॉप पर उसका जो सर है उसी पर उसकी आंखें हैं। ऐसा हो सकता है क्या, हमारी आंखें टॉप पर है, ऐसा होगा नहीं। केस लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। खैर, तो मुझे एक बात बताओ, इस व्यक्ति को अपनी कंप्लीट इमेज देखनी है, ठीक है ना, अपनी सारी बॉडी देखनी है। तो ऐसा होगा कि भाई इसका लेग भी दिखना चाहिए, इसका हेड भी दिखना चाहिए, इसकी आंखें भी दिखना चाहिए, सब कुछ दिखना चाहिए इसको। तो मिनिमम कितना लेंथ का मिरर लूं ताकि ये व्यक्ति अपनी फुल इमेज को देख पाए, दैट इज आवर प्रॉब्लम। तो एक काम करते हैं कि मान लो कि यहां से एक लाइट रे आए, परपेंडिकुलर गिरे,
टकरा करके आई इक्वल टू 0 आर इक्वल टू 0 उसी की आंखों में गिर जाएगी, इसके मतलब इसकी आंखें दिख गई कि नहीं दिख गई, बिल्कुल दिख गई। इसके पैर भी देखना है, इसको नीचे वाला पैर भी दिखना चाहिए, ठीक है ना, नीचे तक दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि कई बार आपने देखा बहुत छोटे मिरर होते हैं, उसमें आपका बस फेस दिख जाता है, यहाँ तक दिख जाता है, ठीक है ना, चेस्ट दिख जाती है, फेस दिख जाता है, बस फिर नीचे वाला नहीं दिखाई देता, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि नीचे वाला सब कुछ दिखे, तो हम ये चाहते हैं कि इसका लेग भी दिखे। तो लेग से एक लाइट रे कुछ इस प्रकार से आएगी और इसकी आंखों में गिरनी चाहिए कि नहीं गिरनी चाहिए, बिल्कुल गिरनी चाहिए। ये इसका नॉर्मल हो गया, ठीक है ना, ये इसका नॉर्मल हो गया। नॉर्मल से आई और आर बराबर होना चाहिए, ठीक है ना, ये और ये बराबर होना चाहिए। ये हम थोड़ा ऐसे ले लेते हैं बड़ा, तो ये बराबर होना चाहिए। अच्छा, इसको जब हम पीछे बढ़ाएं, ठीक है ना, और इसको हम पीछे बढ़ाएंगे अपने पास, ठीक है, और ये इस प्रकार से होगा, तो यहाँ से जो अपने पास इमेज बनेगी सेम डिस्टेंस पर बनता है। ये जो डिस्टेंस डी होती है उतनी डिस्टेंस तो ये भी तो होती है ना, ये तो याद है ना, ये तो पता है, ये तो पता है बिल्कुल। अब हमें निकालना है कि भैया ये कौन सी जो इमेज, कौन सी जो लेंथ है वो अपने पास नेसेसरी है फॉर व्यूइंग द इमेज। एक बात बताओ, क्या ये वाला जो क्या ये वाला जो मिरर है दैट इज ओनली सफिशियंट, ठीक है, टू व्यू द इमेज? केवल यही तो मिरर काम में आ रहा है, बाकी का तो मिरर वेस्टेज चल रहा है, बाकी का मिरर तो कोई काम ही नहीं आ रहा, बाकी का कोई मिरर तो काम ही नहीं आ रहा, केवल इतने से काम चल गया अपने का। हाँ बहुत बड़ा है मिरर, तो बहुत बड़ा है, लेकिन हमारा इतने लेंथ से ही काम चल रहा है, क्योंकि हमारी लेग भी दिख रही है, हमारा जो टॉप भी दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है हमारा आसानी से। बाकी जो है वो धड़ वो तो वो यहीं से स्ट्राइक होकर के दिख जाएगा। तो ये लेंथ निकालनी है, बस काम बन जाएगा। अब ये लेंथ निकालनी है तो हम कैसे करेंगे? सिंपल, ये तो दिख ही रहा है, देखो ये एंगल अगर मैं थीटा लूँ तो ये वाला जो ट्राइंगल है या ना ई, ठीक है ना, और इसको मैंने बोल दिया ए, और ये इसको मैंने बोल दिया ई डैश, इसको मैंने बोल दिया बी, इसको मैंने बोल दिया अपने पास एफ डैश हो गया, और ये एफ हो गया, फिट हो गया, ठीक है ना। तो देखो क्या ये जो ट्राइंगल है ए ई बी और ई डैश ई एफ डैश ये सिमिलर ट्राइंगल है, थीटा सेम है, थीटा सेम है, सिमिलर ट्राइंगल है। तो ये जो ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल अपने पास ए ई और अपने पास बी वो सिमिलर ट्राइंगल है, ट्राइंगल ई डैश और ई और एफ डैश। तो यहाँ से टेन थीटा निकालो, टेन थीटा जो होगा ना, टेन थीटा दोनों में कॉमन होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अपने पास कैसे भी कर लो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी ए बी, ये हमें निकालना है, ये हमें अक्स की वैल्यू निकालनी है। तो अक्स अपॉन डी, अक्स अपॉन डी इज इक्वल टू ये वाला, ये वाली, ठीक है ना, ये कितनी एच है, सेम ही हाइट का बनता है एच, तो एच अपॉन 2d, एच अपॉन 2d। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई, h/2, h/2 आई, x की वैल्यू h/2 आई। और कितनी हाइट पर होना चाहिए, ये h/2 हाइट पर ही होना चाहिए, ठीक है। ये तो था केस नंबर 1, जब चमत्कारी व्यक्ति था जिसकी आंखें उसके सर के ऊपर थी। लेकिन केस नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट है। केस नंबर 2 की हम बात करते हैं। केस नंबर 2 में अगर हम नॉर्मल ऑर्डिनरी व्यक्ति की बात करें, जो साधारण व्यक्ति है, जो चमत्कारी नहीं है, उसके लिए अगर हम बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मान लेते हैं कि व्यक्ति है जिसकी जो अपने पास हाइट है वो अपने पास, ठीक है ना, कितनी लेते हैं, इसकी जो हाइट है वो मान लेते हैं 1 मीटर। 1 मीटर बहुत छोटा हो गया, 2 मीटर मान लेते हैं, ठीक है ना। तो 2 मीटर यानी 2 मीटर हमने मान ली इसकी हाइट। और यहाँ से इसके सर से नीचे थोड़ी सी इसकी आंखें हैं, थोड़ी सी डिस्टेंस यानी कितनी होगी, मान लेते हैं जनरली हम लेते हैं कि यहाँ से हम ले लेते हैं कि सहूलियत रहे अपने पास 20 सेंटीमीटर हम काम में ले लेते हैं, ठीक है ना। 20 सेंटीमीटर हमने इसकी ये आइज़ ले ली, ये इसका हेड हो गया, ये इसका हेड हो गया, ये इसकी आइज़ होगी। तो रेस्ट ऑफ कितना बचा अपने पास 180 सेंटीमीटर बना के, बिल्कुल 180 सेंटीमीटर बन गया। इसके सामने यहाँ पर हमने बोल दिया कि एक मिरर रखा हुआ भाई,
ये यहाँ पर रखा हुआ मिरर, और इस व्यक्ति को देखना है अपना फेस, अपना बॉडी सारा, तो कितना मिनिमम लेंथ का मिरर होना चाहिए। तो पहली बात मान लेते हैं ये डिस्टेंस डी पर रखा हुआ है। मुझे एक बात बताओ, अगर इस व्यक्ति को अपना कंप्लीट बॉडी देखना है तो पहली बात ये होना चाहिए उसको सर भी दिखना चाहिए, उसको पैर भी दिखना चाहिए। तो सर से लाइट रे टकरा करके उसकी आंखों में गिरनी चाहिए कि नहीं गिरनी चाहिए? बिल्कुल सर, गिरनी चाहिए। और याद करो, सिमिट्री से हम ये बोल सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से लाइट रेज जाएगी और यहां से लाइट रेज आएगी। सिमिट्री, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे भैया? 90 डिग्री है अपने पास, ये 10 सेंटीमीटर होंगे कि नहीं होंगे? सिमिट्री से बता सकते हैं, नहीं बताते हैं? क्योंकि एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होना चाहिए। ये 90, ये भी 90 है, ठीक है ना? तो इस प्रकार से, और ये परपेंडिकुलर है अपने पास, ठीक है? तो यहाँ से 10 सेंटीमीटर सिमिट्री है। देखो, और कुछ भी नहीं इसमें। देखो, इसके लेग्स भी दिखने चाहिए। लेग्स दिखने के लिए यहाँ से ये 180 है, तो यहाँ से मिड पॉइंट से 90 से यहाँ से एक लाइट रेज आएगी, टकरानी चाहिए, इसकी आंखों में गिरनी चाहिए, और ये इसका नॉर्मल हो जाना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ से ये हेड दिख जाएगा, ये हेड दिख जाएगा, और यहाँ से अब पीछे बढ़ाएंगे तो इसको लगेगा कि कहीं पीछे से आ रही है, ये लाइट रे पीछे से आ रही है। अगर इसको कहीं पीछे बढ़ाएंगे तो ये लगेगा कहीं पीछे से आ रही है। और अगर ये एक मैं ऐसे भी ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है ना? तो यहाँ से लगेगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना? तो यहाँ से, ठीक है? थोड़ा से हाइट तो मैं लग रहा होगा ये बढ़ गई है ना, लेकिन हाइट सेम रहेगी क्योंकि ये थोड़ी नीचे चली गई ना यार, ठीक है? तो कुछ इस प्रकार से आएगी, ओके? अब ये देखो, ये अपने पास आइज हो गई और ये हो गया अपने पास, ठीक है? ओके, ये हो गई, ठीक है? लाइट रेज हो गई, ओके? अब देखो, मुझे वो ट्रायंगल ढूंढने हैं, मुझे चाहिए कौन कौन, कितनी लेंथ काम में आ रही है, कितनी लेंथ ऑफ मिरर जो यूटिलाइज हो रही है। केवल ये वाली लेंथ ही तो यूटिलाइज हो रही है, केवल ये वाली लेंथ जो है ये सफिशिएंट है जिसे देख पा रहा है। मतलब ये लेंथ अगर पता लग जाएगी ना तो काम बन जाएगा अपना। ये लेंथ अगर पता लग गई तो काम बन गया, बाकी तो कोई काम में नहीं आ रहा मिरर, बाकी तो कोई काम में नहीं आ रहा। ये लेग को दिखा पा रहा है, ये इसके हेड को दिखा पा रहा है, तो इतना मिरर सफिशिएंट है। अगर मैं ये निकालने में सक्सेसफुल हो गया तो मेरे पास अपने पास वो हाइट निकल जाएगी। देखो, मिरर ढूंढो जरा। पहली बात तो ये डिस्टेंस दी है, ठीक है ना? ये डिस्टेंस दी है। अब देखो, अगर मुझे यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से सिमेट्री से हम बोल सकते हैं वैसे, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मान लो ये कोऑर्डिनेट अक्स है, तो क्या मैं अक्स निकाल सकता हूँ? ये वाला, और ये डिस्टेंस। देखो, इस वाले ट्रायंगल की बात करो, देखो अगर मैं बोलूँ कि ये एफ डेस है और ये जो है वो मैंने बोल दिया ए है, तो देखो ट्रायंगल, देखो पहला ट्रायंगल ए एफ डेस, और इसको बोल देते हैं बी, इसको बोल देते हैं बी, ए एफ डेस बी, और ई एफ डेस, और यहाँ पर एफ, इसको एफ बोल देते हैं। ध्यान देना इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। ट्रायंगल एक तो हो गया ए एफ डेस और बी, ठीक है ना? वो सिमिलर ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल ई एफ डेस और एफ के, ठीक है ना? तो यहाँ से देखो टेन थीटा, ये टेन थीटा बन जाएगा थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी अक्स अपॉन डी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये कितनी है 180, तो 180 सेंटीमीटर, और 2d, तो d जो अक्स जो हो गया वो हो गया 90 सेंटीमीटर, अक्स तो हो गया 90 सेंटीमीटर, ठीक है ना? अब देखो इंपॉर्टेंट बात, इसमें अगर मैं एक और ट्रायंगल देखना चाहूँ
अगर मैं एक और ट्रायंगल देखना चाहूँ तो मेरे पास कौन सा ट्रायंगल दिखेगा मेरे को? ओके, ये वाला अगर देखो, ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, ये अपने पास हो गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो गया 10 सेंटीमीटर। और अगर मैं ये और बना दूं, एक बार देखना जरा थोड़ा सा, नहीं फिर तो कट हो जाएगा ना, तो फिर मैं करता हूँ ये वाला, ठीक है ना, ये जो है अपने पास, इसकी जो आइज से 10 सेंटीमीटर आगे, और ये मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। तो अब देखो जरा कौन सा ट्रायंगल अपने पास बनेगा। ये जो ट्रायंगल है, तो ये अपने पास अगर मैं बात करूँ ये वाला ट्रायंगल, ठीक है ना, देखो जरा देखो, ओके, आइज़ पर गिर गया, ये वाली फिट है वो आइज़ पर गिर गई, ये वाला जो हेड है, हेड से अपने पास आइज़ के ऊपर गिर गई, ठीक है, तो ये अपने पास यहाँ पर मिल गई, ठीक है। तो अगर मैं ये बोलूँ कि ये वाला जो ट्रायंगल है एक तो, ठीक है ना, और ये वाला जो ट्रायंगल है यहाँ से, बस परपेंडिकुलर नहीं बन रहा ना वो, तो परपेंडिकुलर बनना ज़रूरी है, ठीक है ना। परपेंडिकुलर अगर मैं बनाऊँ तो देखो ज़रा, ये वाली हाइट यूटिलाइज में होनी चाहिए, तो बन तो रहा, देखो ओके, ओके, एक सेकंड ज़रा, हाँ ये अपने पास हो गया, ठीक है, ये वाली लाइट रे आ गई, ठीक है, और एक सेकंड रुको ज़रा, अगर मैं देखूं ये वाली लेंथ हमें निकालनी, ठीक है ना, तो देखो ज़रा, अगर मैं यहाँ पर ये डालूँ लाइट रे, एक ये परपेंडिकुलर डालूँ इस प्रकार से, ठीक है, देखो ज़रा, ये डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ y, और ये डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ z, ये तो चलो अक्स आ गया। अगर मैं y निकालना चाहूँ तो ये वाला ट्रायंगल देखो E, और इस ट्रायंगल को मैं बोल देता हूँ P, E इस पॉइंट को E, P और A, ट्रायंगल E, P, A, और वो सिमिलर ट्रायंगल होगा किसके, ट्रायंगल E, ठीक है ना, और ये जो है अपने पास ई डेस बोल दिया मैंने, ठीक है ना, तो ट्रायंगल हो गया अपने पास ई डेस, ई एफ डेस। तो इसमें क्या होगा, यहाँ से दो थीटा, देखो ये थीटा ले लेते हैं, थीटा डेस ले लेते हैं, ठीक है, ये थीटा ले लिया, तो टेन थीटा डेस, टेन थीटा डेस यदि मैं निकाल लूँ, यहाँ से होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना वाई, और बेस कितना हो जाएगा ये अपने पास डी है, तो ये इक्वल होना चाहिए परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस कितनी है देखो, ये वाली अपने पास 180 है, तो ये भी इक्वल होगी 180, यानी 180, और अपॉन में कितना हो जाएगा 2D,
तो y कितना हो गया, अगेन y जो अपने पास 90 सेंटीमीटर आया, ठीक है ना, ये सेम आ रहा है। अच्छा जी, चलो z की बात कर लेते हैं। z में देखो, z में अब देखना जरा, ये वाला ट्रायंगल देखो जरा, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, ये आया ना मजाक के बाहर, ये वाला ट्रायंगल, दोनों जो अपने पास सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं थीटा डबल डैश बोलता हूँ तो देखो ट्रायंगल अपने पास, इसको नाम बोल दो यार, पी डैश बोल दो, नामकरण बहुत ज़्यादा हो गया। ई अपने ट्रायंगल पी डैश, ई और पी जो सिमिलर ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल अपने पास इसको भी नामकरण देना पड़ेगा, एच डैश बोल देते हैं। तो ट्रायंगल एच डैश और अपने पास हो गया ई और अपने पास ई डैश, ये वाला। अब देखो इसमें टेन थीटा डबल डैश, टेन थीटा डबल डैश की मैं बात करूँ तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है, 10 है, ये कितना है भैया, 10 है, ये 10, तो 10 अपॉन डी इज इक्वल टू, ये परपेंडिकुलर कितना हो गया, 20 है ना, तो 20 अपॉन, और ये टोटल कितना हो गया 2D, 2D, इसको z बोला ना मैंने, z, सॉरी z, हमें z निकालना है यार, ये z है ना, तो z अपॉन डी आएगा ये, ठीक है ना, हमें नहीं पता, हालांकि सिमिट्री से हम बता सकते हैं, सिमिट्री से हम बता सकते हैं, ठीक है। सिमिट्री से मैंने 10 बोल दिया, वास्तव में आए भी 10 का, देखो 10 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है ना, सिमिट्री से हम बता सकते हैं रिफ्लेक्शन में, प्लेन मिरर में सिमिट्री होती है। तो अगर मैं बात करूं कि मिरर की जो लेंथ है, तो मिरर जो लेंथ है ना, मिरर की जो लेंथ है वो कितनी होगी, y प्लस जेड, और y प्लस जेड कितना आ रहा है 100 सेंटीमीटर, अभी भी कितना है h/2 ही है। लेकिन जो हाइट है ना, मतलब मिरर की जो, जहाँ मिरर रखेगा अक्स, ठीक है ना, तो मतलब रेफरेंस से, ठीक है, ग्राउंड से अगर मैं हाइट पूछूं, ठीक है ना, हाइट फ्रॉम ग्राउंड यदि मैं पूछूं ऑफ मिरर, कितनी हो जाएगी अपने पास 90 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगी 90 सेंटीमीटर, मतलब अपनी आइज लेवल का हाफ हो जाएगा, आइज लेवल का कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, बस सिंपल सी बात है, ठीक है ना, इसमें तो हाफ चल ही रहा है। तो ये अपने पास बनता है, इसमें देखो ज्योमेट्री और कुछ भी नहीं है, एक बार तो हमें हो गया था मिस्टेक। तो इसमें क्या होता है, बस ट्रायंगल पहचानना होता है, ठीक है ना। हमें ये लेंथ चाहिए थी, हम इसमें उलझे हुए थे कि अक्स आ गई, तो मैं सोच रहा था कि अच्छा वाई कैसे आई, ठीक है ना, ये वाई डायरेक्ट मैं सोच रहा था ये वाई ऐसे ही, ऐसा नहीं है। अगर मैं इस लाइन को अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो अब अपने पास देखो ये और ये वाला पार्ट, इसमें दोनों देखो, एक तो ये वाला ट्रायंगल बन गया और एक ये वाला ट्रायंगल, दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। एक इसमें देखो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल, दोनों सिमिलर है, बस ये देखना होता है। सिमिलर ट्रायंगल की कैसे पहचान करते हैं, सिंपल सी बात है, अपने पास एंगल साइड जो है देखो, इसमें थीटा सेम रहेगा। इस वाले ट्रायंगल में ये वाला जो ट्रायंगल है और ये वाला ट्रायंगल है सिमिलर ट्रायंगल है, क्योंकि थीटा सेम है, क्योंकि इसमें टेन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इनका रेशियो सेम रहता है, दैट इज कॉल्ड द सिमिलर ट्रायंगल। और कॉन्करेंट ट्रायंगल कौन से होते हैं, कॉन्करेंट ट्रायंगल में टू जो एंगल्स है वो सेम होंगे, वरना हमने देखा अभी भी एक तो 90 आ गया था, एक एंगल थीटा आ गया था, वो सेम है, साथ में एक साइड कॉमन होगी, दोज आर कॉल्ड कॉन्करेंट। और ये टेन थीटा सेम है तो उसमें बोल देते हैं हम सिमिलर ट्रायंगल हो गए, ठीक है, ओके। थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है बस, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स इसीलिए इसको नाम हम देते हैं, क्योंकि इसमें ज्योमेट्री का खेल है, सब कुछ खेल ज्योमेट्री का। ज्योमेट्री अगर आ गई क्वेश्चंस हो जाएंगे, एडवांस प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, बाकी हमारे सीबीएसई लेवल आरबीएसई लेवल तक इतने पूछते हैं नहीं, ठीक है ना। तो खैर अब यहाँ तक ही रखते हैं हम, फिर हम आगे बढ़ेंगे प्लेन मिरर के बाद में हम स्फेरिकल मिरर की हम चर्चा कर लेंगे, ठीक है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। और कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, प्रॉब्लम्स तो मेन प्रॉब्लम्स हैं जेई से रिलेटेड, वो तो हम एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स वो बीच में हम बताते रहेंगे, ओके, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, फिर मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए क्या करना है, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप टेकिंग healthy food, do more and more outdoor activities. I will meet you next lecture. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।